अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों ने और लगभग 40 टैक्स लगा दिए हैं, वो भी हम दे रहे हैं। माने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में टैक्स कम नहीं हुए हैं, बढ़ते ही बढ़ते चले गए हैं। और अंग्रेजों के जाने के बाद टैक्स चूंकि कम नहीं हुए, इसका माने लोगों की लूट बदस्तूर जारी है इस देश में। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा टैक्स लगाकर, अब काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं टैक्स लगाकर। ये काले अंग्रेज कौन है? मनमोहन सिंह। ये काले अंग्रेज कौन है? पी चिदंबरम। ये काले अंग्रेज कौन है? नवीन पटनायक। ये काले अंग्रेज कौन है? ये जितने भी नेताओं के नाम आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर, जिनको आप जानते हैं, ये सब काले अंग्रेज हैं। और मुझे ये बड़े दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों की आत्मा ही इनमें उतर गई है। और ये आज के नेता भी हमसे ऐसे ही टैक्स वसूल रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने वसूला था। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं। ये आज के हमारे जो काले अंग्रेज नेता हैं, ये कितने टैक्स लेते हैं हमसे, एक उदाहरण से समझिए। आप जहां बैठे हुए हैं, आपके ठीक पीछे एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कंपनी का है। आप अभी मेरा व्याख्यान सुनकर वहां जाइए और उसको पूछिए 1 लीटर पेट्रोल का भाव क्या है। पूछने की शायद जरूरत ना पड़े, आप सभी को मालूम है लगभग 50 रुपए के आसपास होगा। और 1 लीटर डीजल का भाव 38 रुपए के आसपास होगा। पिछले साल मैंने क्या किया, ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है, इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, मैंने एक पत्र लिखा। और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रश्न किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है। तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते? तो कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील जानकारी है। तो मैंने कहा इसमें संवेदनशीलता क्या है? मैं भारत का नागरिक हूं और जानना चाहता हूं कि 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है। इसमें आप क्यों मुझसे छुपाना चाहते हैं जानकारी को? कहने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गांव-गांव वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस देश में। तो मैंने कहा ना चले सरकार, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे ये जानकारी चाहिए। तो पहले उसने मना कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीवी बच्चे भूखे मरे, इसलिए अब चुपचाप ये जानकारी दे दीजिए। क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए, इसलिए अब आप इसको छुपा नहीं सकते, दे दीजिए चुपचाप। तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि 1 लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियम कंपनी में 8 रुपए में बनता है। मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये 8 रुपए का ब्रेकअप बताओ मुझे। ब्रेकअप का माने कि वास्तव में ये कहां 8 रुपए खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, ये मुझे समझाओ। तब उसने पूरा डिटेल मुझे भेजा। उसने कहा कि देखिए जी, पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से, और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र में से। तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है, समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता है, वो सब फोकट का होता है, उसको कोई पैसा हम नहीं देते, क्योंकि भारतीय भूमि से निकाला हुआ है, भारत के समुद्र से निकाला हुआ है, तो वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता। निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है। तो अगर 1 लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगभग 40 पैसे आता है। 1 लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है 40 पैसे की। 1 लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है 70 पैसे की। समुद्र में गहराई ज्यादा होती है, जमीन में गहराई कम होती है। ज्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा। तो उसने बता दिया कि 70 से 80 पैसे खर्च आता है बिजली का। फिर मैंने कहा आगे खर्च बताओ। तो आगे का खर्च ये है कि ये जो 1 लीटर कच्चा तेल हमने निकाला, इसको हम संशोधन करते हैं।
अंग्रेजी में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो शोधन करते हैं, उसमें कितना लीटर निकलता है पेट्रोल। तो उसने कहा कि जब 1 लीटर कच्चे तेल को शोधन करते हैं तो 250 मिलीलीटर पेट्रोल उसमें से निकल आता है। बाकी क्या हुआ 750 मिलीलीटर का। तो उसने कहा कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है, थोड़ा केरोसिन निकलता है, थोड़ा वैक्स निकलता है, और ऐसी 50 एक चीजें उसमें से निकलती है। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्चा तेल अगर हम शोधन करें तो 1 लीटर पेट्रोल बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि 70 पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो 2 रुपए 80 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बन जाएगा। अब उस 1 लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कंपनी अपना मुनाफा लगाती है। तो उनका कहना है कि हमको मिनिमम 15 से 20% नेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो जोड़ दिया। फिर वो कहते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें चाहिए, वो भी मैंने जोड़ दिए। फिर वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गांव-गांव में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें 1 रुपए खर्च आता है, वो भी जोड़ दिया। तो कुल सारा जोड़ करने के बाद खर्च आता है 8 रुपए लीटर। अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम में 1 लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है 8 रुपया। तब मैंने उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछा कि भाई अब मुझे ये समझाओ कि ये 8 रुपए लीटर में जो पेट्रोल बना वो 50 रुपए लीटर क्यों बिकता है। तो उसने कहा साहब ये बात आप वित्त मंत्री से पूछिए। मैंने पूछा क्यों। तो उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स लगाता है। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स, तो कितने प्रतिशत हुआ हिसाब से जोड़ो जरा। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर अगर 8 रुपए टैक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा 16 रुपए लीटर, तो टैक्स हो गया 100%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 24 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 200%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 32 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 300%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 40 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 400%। और 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 48 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 500%। अर्थात जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 42 रुपए आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, और वो टैक्स होता है 500%। भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं एक दिन में, और 1 लीटर पे 42 रुपए टैक्स देते हैं। तो 300 करोड़ लीटर पर 300 करोड़ में 42 का गुणा करो, लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टैक्स का दे रहे हैं। अब एक दिन में 13 से 14 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ, तो 365 का गुणा कर लो 13,000 करोड़। इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और ये तो मैंने कहानी सुनाई सिर्फ डीजल और पेट्रोल की। पेट्रोल की कहानी है 42 रुपए लीटर टैक्स भर रहे हैं, डीजल की कहानी ऐसी ही है। डीजल का उत्पादन खर्च भी 8 रुपए लीटर ही है और उस पर 30 रुपए लीटर का टैक्स है। और ये जो केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, इसका कहानी भी यही है, 8 रुपए लीटर में यही बनता है। और अगर वो 15 रुपए लीटर बिक रहा है तो उस पर 100% के आसपास टैक्स है। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर रसोई गैस का, उसका भी यही कहानी है। तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 500% टैक्स सरकार को दे रहे हैं। ये टैक्स हर साल सरकार हमसे ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे। और हम 58 साल से यही सुन रहे हैं। पंडित नेहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किए थे तब उन्होंने पहला भाषण लोकसभा पे दिया था, लोकसभा के अंदर दिया था, और फिर भारत के लाल किले की दीवार पे खड़े होकर बोला था कि मैं भारतीय नागरिकों से अपील करता हूं कि वो ईमानदारी से टैक्स भरें तो हमारे पास टैक्स का पैसा आए तो हम देश का विकास करें।
तो हम तो अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भरते थे और अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन देश के विकास का क्या? मैंने आपको डीजल पेट्रोल का एक कहानी सुनाया। आप बाजार से कुछ भी ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौंक जाएंगे। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी कोला। पेप्सी कोला के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पेप्सी कोला 10,000 मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा। ये है लिबरलाइजेशन, और ये 2 साल से डंप होना शुरू हो गया है। सबसे पहली डंपिंग किया था पेप्सी कोला ने मद्रास के पास एक गांव है, और अब इस साल से पेप्सी कोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को। केरल में एक जगह है, उसका नाम है वाइपीन। वाइपीन बहुत सुंदर द्वीप है, एक बार मैं गया हूं, इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता। अब उस वाइपीन द्वीप पर अमेरिका से लाया हुआ 10,000 मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है, और ये काम पेप्सी कोला कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है इस देश में, ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे एक नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ, न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ, कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का। कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेके हमने एक पिटीशन फाइल किया। एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी। ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी। बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या हैं तो एटॉमिक वेस्ट आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको परमिशन नहीं देने वाले। जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया, वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया कनाडियन कंपनी के साथ। और ऐसे 100 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का, और इस देश में डंप किया जाए। और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास। हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वीवी, उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या एग्रीमेंट था? कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर 1 करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाके डंप किया जाए। ये एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह, और उसके दस्तावेज मेरे पास। क्यों किया है? तर्क क्या था मनमोहन सिंह का? तर्क यह था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है क्वालिटी में? तो वो तर्क दे रहे थे। जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया, तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा, क्वालिटी में बहुत अच्छा। और दूसरा क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग में कि ये सोयाबीन जाता कहां से? कि हमारे देश से जाता है। कहां से जाता है? मध्य प्रदेश से जाता है। आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर। तो क्या हो रहा है? सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई है। सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद 11वें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते, वो बंजर हो जाता है। इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते। तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते, लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता है। मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रेंच होते हैं पिग्स के। हमारे यहां रेंच होते हैं गाय के, उनके यहां रेंच होते हैं पिग्स के। क्यों बनाते हैं रेंच? क्योंकि सुअर का मांस खाना, और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना। लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती। उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहां सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया। तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है, उनके सुअर खाते हैं।
और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी, ये एग्रीमेंट किया। और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है। और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए थे, इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन बनाया था, तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है इस देश में जो ये छांटती हो कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं। एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत।